हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम पिछला वाला ही सब कुछ कवर करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बारे में। आज भी हम व्यावसायिक वित्त के बहुत सारे स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपना जो स्रोत आता है वो है व्यावसायिक साख। तो देखिए, व्यावसायिक साख बेसिकली होता क्या है। तो व्यावसायिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा की। जब कोई एक व्यापारी है किसी दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है तो वो अगर चाहे तो उधार में माल खरीद सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक साख कहते हैं। तो व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किए माल की आपूर्ति को संभव बनाती है। वही होता है जब हम उधार लेते हैं, हम तुरंत भुगतान नहीं करते। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम उधार में माल खरीद लेंगे और कुछ समय बाद में उसका भुगतान कर देंगे। लेकिन जो व्यापारिक साख जो होती है वो सिर्फ व्यापारियों के लिए ही होती है। व्यापारी ही व्यापारिक साख का यूज कर सकता है। तो व्यापारिक साख को व्यावसायिक संगठन एक अल्प अवधि वित्त स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्प अवधि के लिए ही उधार दिया जा सकता है, लंबी अवधि के लिए उधार संभव नहीं है। लंबी अवधि के लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो दोनों व्यवसायी है उनको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त की जरूरत है। इसलिए जो व्यापारिक साख जो होती है इसको अल्प अवधि वित्त के स्रोत के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। साख की मात्रा जिन कारकों पर निर्भर करती है। साख मतलब हमारी गुडविल, हमारी मार्केट में इमेज, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, और इमेज के अलावा हिंदी में और भी कुछ बोलते होंगे, तो वो सभी को ही हम व्यापारिक साख कहते हैं। हमारी जो इमेज बनी हुई है, जो हमारी ख्याति है, उसे ही हम व्यापारिक साख कहते हैं। ठीक है। तो साख की मात्रा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? देखिए, पहली चीज तो आती है क्रेता फर्म की साख। क्रेता फर्म मतलब जो भी माल खरीद रहा है उसकी जो फर्म है उसकी मार्केट में इमेज कैसी है, उसकी कंपनी की मार्केट में इमेज कैसी है, लोग किस तरीके से जानते हैं उसकी कंपनी को कि भाई ये समय पे माल लेके जा तो रहा है लेकिन ये टाइम पे भुगतान कर देगा कि नहीं करेगा। तो वो सब चीजें भी देखी जाती है। वही की सबसे पहले क्रेता फर्म की साख देखी जाएगी। दूसरी चीज आएगी विक्रेता की वित्तीय स्थिति। विक्रेता मतलब कि अगर मान लीजिए मैं किसी को व्यापारिक साख दे रही हूँ तो मेरी विक्रय स्थिति कैसी है कि मैं उधार में माल बेच भी सकती हूँ या नहीं बेच सकती। दूसरी आती है क्रय की मात्रा। आप कितना क्रय कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में क्रय कर रहे हैं तो फिर व्यापारिक साख देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं उनका उधार चुकाना मुश्किल होता है। इसलिए छोटे अमाउंट के लिए, छोटी अवधि के लिए ही व्यापारिक साख का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है भुगतान का पिछड़ा शेष और बाजार में प्रतियोगिता की सीमा, कि अगर उन्होंने पहले भी व्यापारिक साख ली हुई है तो उसका उन्होंने भुगतान अभी तक किया है या नहीं किया। अगर उनका पिछला भुगतान नहीं हुआ है तो आप फिर व्यापारिक साख नहीं दे सकते। और बाजार में प्रतियोगिता की सीमा, की बाजार में कितनी प्रतियोगिता है, उसी तरीके के उत्पाद की, उसी तरीके की साख देने वाली और कितनी कंपनियां काम कर रही है। तो समझ में आया, जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को उधार में माल बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक साख कहते हैं। अब देखिए इसके गुणों की बात करते हैं। पहली चीज आती है व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक और सतत स्रोत है। सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यापारी आसानी से आपकी फर्म की ख्याति को देख के, आपकी फर्म की साख को देख के आपको व्यापारिक साख दे देता है। दूसरी बात आती है व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा आप उधार में माल बेचोगे तो दूसरे लोग भी आपसे उधार में माल खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि एक समय बाद तो उन्हें भुगतान करना ही है। लेकिन व्यापारिक साख जो होती है इससे संगठन की बिक्री बढ़ती है। मान लीजिए कि मेरी कोई फर्म है, मैं दूसरों को व्यापारिक साख देती हूँ तो कोई दूसरा पर्सन आकर के मेरी फर्म से ज़्यादा सामान खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उधार भी माल खरीद के ले जा सकते हैं। तीसरी चीज आती है कोष की व्यवस्था से इसका संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको जो भुगतान करना होता है वो अपनी खुद की संपत्ति से नहीं करना होता, व्यक्तिगत संपत्ति से नहीं करना होता। आपको इसको पैसे में भुगतान करना होता है, मनी में भुगतान करना होता है। व्यापारिक साख समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं व्यापारिक साख के दोष के बारे में, सीमाओं के बारे में। पहली सीमा है इसकी कि व्यापारिक साख की आसान और लोचपूर्ण सुविधाओं का मिलना किसी भी फर्म को अति व्यापार के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे फर्म का जोखिम बढ़ जाता है। जो कि देखिए व्यापारिक साख जो होती है वो आसानी से कोई भी फर्म दे देती है। इससे क्या होता है कि जोखिम बढ़ने की संभावना होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति उस साख का गलत प्रयोग कर ले। गलत प्रयोग का मतलब कि वो आपसे जो उधार माल खरीद के लेके गए उसको वो भुगतान ही ना करे, तो क्या होगा? हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। इसलिए व्यापारिक साख में क्या होता है? फर्म का जोखिम बढ़ते चले जाता है। दूसरी चीज आती है व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं। यही मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में
अल्प अवधि के लिए होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप इसमें नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा बड़ी राशि का उधार नहीं लिया जा सकता, इसलिए जो होता है इसमें सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं। तीसरी चीज आती है कि धन एकत्रित करने के अधिकांश स्रोतों की तुलना में ये ज़्यादा खर्चीला होता है। ये 3 सीमाएं आपको याद रखनी है कि फर्म की जोखिम को बढ़ाता है, इससे सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं, और दूसरे स्रोतों की तुलना में, दूसरे कोष के स्रोतों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है। अब बात करते हैं हम आढ़त की। आढ़त एक ऐसा वित्त संबंधित सेवा है जिसमें आढ़तिया विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। आढ़तिया मतलब जिनके बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वो आढ़तिये होते हैं जो थोक के भाव में माल को बेचते हैं। तो पहली चीज आती है विपत्रों को भुनाना और ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना। इसमें वस्तु और सेवाओं के कारण प्राप्ति बिलों को एक निश्चित कटोरी पर फैक्टर को बेच दिया जाता है। दूसरी आती है कि संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना। फैक्टर फर्मों के व्यापार संबंधित इतिहास की पूरी जानकारी रखता है। तो ये देखिए आढ़त के लिए पहली चीज कही है कि विपत्रों को भुनाना। विपत्र मतलब जो हमारे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, उनको भुनाने की बात यहाँ कर रहे हैं। बैंक से उनको मनी में, कैश में कन्वर्ट करवा लेना, वो कौन करता है, आढ़त। दूसरी चीज आती है कि संभावित ग्राहक की साख के संबंध में सूचना देना कि आपके जो ग्राहक है, जो आपसे माल खरीदने जा रहे हैं, उनके क्या उनका हिस्ट्री है, मतलब वो ठीक से भुगतान कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। ये दोनों काम कौन करता है, आढ़त करता है। अब देखिए अपन बात करते हैं आढ़त के गुण और दोष के बारे में। सबसे पहला गुण आता है आढ़त का, फैक्टरिंग के द्वारा फैक्टरिंग के द्वारा को उठाना बैंक जैसे अन्य वित्तीय संसाधनों से सस्ता होता है। मतलब बाकी जो वित्तीय संसाधन होते हैं उनसे सस्ता होता है आढ़त। देखिए अपन ने पिछला व्यापारिक साख जब हमने पढ़ा था तो उसमें इसका एक दोष था कि ये जो व्यापारिक साख जो होता है दूसरे स्रोतों की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है। अब यहाँ बात आ रही है आढ़त की, तो आढ़त जो है फैक्टरिंग वगैरह की तुलना में ज़्यादा सस्ता होता है। दूसरी चीज़ ये फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकता है। ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वैश है, तो ये वाला अपने को देख लीजिएगा एक बार। फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत प्रवाह कर सकता है कि आप जो है, अगर आपके पास कैश है तो आप तुरंत भुगतान कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ समय बाद भी भुगतान कर सकते हो। तीसरी बात आती है कि फर्म की संपत्ति पर कोई भार पैदा नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर आप भुगतान नहीं कर पा रहे तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। 3 चीज समझ में आ गई। अन्य वित्तीय कोषों की तुलना में सस्ता होता है, रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान भी कर सकता है। तीसरी चीज है कि फर्म की संपत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसकी सीमाएं आती है। पहली सीमा है कि जब बीजक छोटी राशि के हो और बड़ी संख्या में हो तो ये स्रोत क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है। कि जब राशि छोटी हो और संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उधार लेने वाले हैं लेकिन छोटी छोटी राशि ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, अधिक खर्चीला हो जाता है आढ़त। दूसरी चीज, फैक्टर फर्म अग्रिम वित्त सामान्यतः ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर में उपलब्ध कराती है। जब आप फैक्टर मतलब आढ़त से जब आप ऋण लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बैंक वगैरह की तुलना में इसमें ज़्यादा ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है। इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तीसरी बात, फैक्टर ग्राहक के लिए तीसरा पक्ष होता है, इससे व्यवहार करने में सहजता अनुभव ना करे। तीसरा पक्ष इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है अगर उसने आपको मान लीजिए आपको वो दे भी दिया, आपको उधार दे भी दिया, ऋण दे भी दिया, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊंची दर में उसका भुगतान करवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंची दर में वसूलते हैं ब्याज को। इसलिए इसमें सहजता नहीं करनी चाहिए आढ़त से ऋण लेने में। नेक्स्ट बात आती है अपनी लीज वित्तीयन। लीज वित्तीयन का मतलब अपनी संपत्ति को गिरवी रखा करके फिर उसके बदले में उसके बराबर का मूल्य लेना या ऋण लेना, वो लीज वित्तीयन होता है। तो लीज एक अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष अर्थात संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। कि मेरे पास मान लीजिए कोई कार है और मैंने उसे अपने दोस्त के पास गिरवी रखवा दिया और मैंने उससे कहा कि भैया ये कार गिरवी रख ले, उसके बाद में कुछ पैसा मुझे दे दे, तो वो हो जाता है लीज वित्तीयन। ठीक है, जिसमें क्या किया, मैंने अपनी संपत्ति को दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में, आवधिक भुगतान मतलब मैंने कह दिया कि 6 महीने में मैं अपनी कार को तेरे पास से ले जाऊंगी, 6 महीने के अंदर अंदर
पूरा पैसा चुका करके ले जाऊंगी। तो 6 महीने तक वो जो दूसरा पक्षकार है जिसको मैंने कार गिरवी रखवाई है वो उस कार को यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना है। संपत्ति का स्वामी पट्टाकार कहलाता है और संपत्ति का उपयोगकर्ता कौन होता है? पट्टाधारी कहलाता है। जो संपत्ति का स्वामी मतलब मैं, अगर मेरी कार है, मैं संपत्ति की स्वामी हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी? पट्टाकार। और संपत्ति का जो उपयोग कर रहा है, जिसके पास संपत्ति गिरवी रखी है, उसे हम क्या कहेंगे? पट्टाधारी कहेंगे। पट्टाधारी पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है, जिसे पट्टा किराया कहते हैं। पट्टाधारी कौन हुआ? जो उपयोग करता है। वो क्या करता है? संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पट्टा किराया कहते हैं। जैसे कि हमारे मकान होते हैं ना, हम मकान में किराएदार रखवा देते हैं, तो किराएदार क्या करता है? समय समय पे किराए का भुगतान करता रहता है और हमारे मकान का उपयोग करता है, तो उसे ही हम लीज वित्तीयन की तरह मानते हैं। तो लीज अथवा पट्टे की अवधि के अंत में संपत्ति पट्टाकार के पास वापस चली जाती है। जैसे ही वो अवधि समाप्त हो जाती है, वैसे ही वो संपत्ति पट्टाकार के पास वापस चली जाती है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको उसको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है राम और ये कोई पर्सन है श्याम। ये दो अलग अलग व्यक्ति है, राम और श्याम। राम का है कोई एक मकान, ठीक है। राम ने अपना ये मकान श्याम को दे दिया यूज करने के लिए। श्याम क्या करेगा अब इस कंडीशन के अंदर? श्याम जो है राम को हर महीने 5,000 रुपये किराया देता है उस मकान में रहने का। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया पट्टाकार और ये हो गया पट्टाधारी। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हो गई। पट्टाकार और पट्टाधारी दो अलग अलग लोग हो चुके हैं, राम और श्याम। राम ने क्या किया? अपना मकान किराए पे दिया है श्याम को रहने के लिए, और श्याम क्या करता है? उस मकान को उपयोग करता है और हर महीने 5,000 रुपये किराया देता है। अब इसने राम ने कहा था कि भैया आप 1 साल तक के लिए यहाँ पे रह सकते हो। जैसे ही 1 साल की अवधि पूरी हो जाएगी, मकान वापस राम के पास में आ जाएगा और श्याम इस मकान को छोड़ के चला जाएगा। ये लीज वित्तीयन होता है। अब देखिए इसके गुण, पहला गुण आता है इसके कारण पट्टाधारक को कम निवेश कर संपत्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत कम निवेश में संपत्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आप मकान खरीदने जाते हैं तो आपको कम से कम 50 लाख का, या फिर मान लीजिए कि कोई कभी कभी हमें 25 लाख तक का भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब हम पट्टे की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है? सिर्फ किराया का पेमेंट करना होता है। वो किराया हो सकता है हर महीने का 5,000 रुपये हो, 7,000 रुपये हो, कितना भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आती है सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन आसान हो जाता है। उसको आसानी से आप वित्तीयन करवा सकते हो सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से। तीसरी बात आती है इसके द्वारा वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम नहीं होता। अगर इसके द्वारा अगर आप वित्त ले रहे हैं, लीज वित्तीयन के द्वारा किसी को अगर आप किराए पे मकान दे रहे हैं, तो आपका स्वामित्व खत्म हो जाता है कि उस किराए के मकान, उस मकान से? नहीं होता। वो मकान हमारा ही रहता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसमें रह रहा है कुछ समय के लिए और उसे उपयोग कर रहा है। फिर बात आती है इसकी सीमाओं की। तो सबसे पहले आती है लीज व्यवस्था। संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार की रोक लगाती है। जैसे कि आप संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते, आप संपत्ति को घटा नहीं सकते। अगर कोई किराएदार है, वो मकान के अंदर कोई टूट फूट हो गई है तो वो नहीं ठीक करवाता है, मकान मालिक खुद ठीक करवाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है पट्टे का नवीनीकरण ना होने पर सामान्य व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है। अगर नवीनीकरण नहीं हुआ है पट्टे का, नया पट्टा नहीं बना हुआ है, तो व्यवसाय संचालन में दिक्कत आ सकती है। तीसरी बात होती है कि पट्टाधारक कंपनी का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, इसे इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। पट्टाधारक मतलब किराएदार अगर कोई है, तो किराएदार जो है वो मकान का स्वामी बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। अवशेष मूल्य का मतलब यदि राम अगर चाहता है कि उसका मकान वो किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए मोहन को 25 लाख रुपए के अंदर बेचना चाहता है अपना मकान, तो जो श्याम था, किराएदार था, उसको इस 25 लाख में से कुछ हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो पट्टाधारक था, वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए उस संपत्ति को उपयोग कर रहा था। तो बाकी सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे इसी तरीके से पूरे वीडियोस के साथ में कवर करते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.